हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो प्रेस रिलीज आया है उस पर। तो प्रेस रिलीज को तो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक, चेंजेज इन जीएसटी रेट फॉर गुड्स, चेंजेज इन जीएसटी रेट फॉर सर्विस, एंड द अनदर वन इज मेजर्स फॉर फैसिलिएशन ऑफ ट्रेड। इस पे सबसे पहला पॉइंट जो है, इसमें टोटल 28 पॉइंट्स है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 और 19 20 का अगर आप पे कोई भी इंटरेस्ट डिमांड है अंडर सेक्शन 73, या पेनल्टी भी डिमांड है अंडर सेक्शन 73, तो आपको वो वेव हो जाएगा अगर आप उसका पेमेंट 31/3/2025 से पहले कर देते हैं। तो बहुत बड़ा ये ट्रेड एंड बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी टैक्स पेयर का सेक्शन 73 में अगर मान लीजिए एससीएन आया था, उसका डिमांड डिमांड आके जनरेट हुआ है, तो 17 18 18 19 19 20 के लिए उसे इंटरेस्ट और पेनल्टी को गवर्नमेंट वेव कर दिया। अब सेक्शन 73 है क्या? सो का नोटिस इशू किया जाता है टैक्स पेयर को विदाउट एनी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से अगर कुछ जो सेक्शन 74 में कवर होते हैं उसमें तो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 74 में अगर आपको नोटिस किया गया है तो, नोटिस इशू किया गया है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 73 में अगर आपको कोई भी नोटिस इशू किया गया है, तब आपको इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगा फॉर 17 18 19 19 20 को। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 128A सेक्शन को भी एक्ट में इंसर्ट किया है। तो इसे देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। द सेकेंड वन इज रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब से जीएसटी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी तो बहुत सारा चीज को टैक्स पेयर के अगेंस्ट में अपील किया जाएगा ट्रिब्यूनल में। तो वहां पर क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने उसका एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर दिया है। मॉनेटरी लिमिट क्या है? मान लीजिए डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल करना है इन ट्रिब्यूनल, तो उसे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मॉनेटरी लिमिट अगर उसका 20 लाख से ज़्यादा है, तभी डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट टैक्स पेयर, अगेंस्ट द अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जीएसटी ट्रिब्यूनल तभी ऑर्डर फाइल कर सकता है असेसिंग ऑफिसर या जो हमारा जुडिशल ऑफिसर है, अगर उसका मॉनेटरी लिमिट 20 लाख से ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए यही चीज़ जीएसटी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया इन फेवर ऑफ एसएससी, बट डिपार्टमेंट को जाना है हाई कोर्ट, तो वहां पर 1 करोड़ मॉनेटरी लिमिट होना चाहिए, तब डिपार्टमेंट जा पाएगा हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए टैक्स टैक्स अथॉरिटी को जाना है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, तब वहां पर मॉनेटरी लिमिट आपका हो जाएगा 2 करोड़। तब ये टैक्स अथॉरिटी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो वो नहीं जा पाएगा। ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर दिया है। प्री डिपॉजिट का जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट उसमें भी अमेंडमेंट लाया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले क्या था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर आप जाते हैं तो आपको प्री डिपॉजिट 10% करना पड़ता था, और मैक्सिमम 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ एसजीएसटी था। और ट्रिब्यूनल में अगर आपको जाना है तो 20% और मैक्सिमम 50 करोड़ 50 करोड़ था सीजीएसटी, 50 करोड़ एसजीएसटी था। गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंज किया ये दोनों में। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप अपील फाइल करते हैं तो मैक्सिमम जो 10% था वो 10% है, लेकिन जो आपका मान लीजिए परसेंटेज वाइज अगर देखा है 10% जो था वो 10% रखा है, लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट जो कि पहले 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ एसजीएसटी था, उसे गवर्नमेंट क्या किया है, 20 करोड़ कर दिया है। ये देखिए 20 करोड़ कर दिया यहाँ पर। पहले ये कितना था, 25 करोड़ 25 करोड़ था, 25 करोड़ था, उसको गवर्नमेंट 20 करोड़ 20 करोड़ कर दिया। अब आते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में क्या रेट ऑफ प्री डिपॉजिट क्या था, 20% था। 20% को 10% किया, और जो 50 करोड़ सीजीएसटी, 50 करोड़ एसजीएसटी था, उसे ये रिड्यूस करके 20 करोड़ 20 करोड़ कर दिया। तो समराइज वे में देखा जाए तो अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप अपील फाइल करने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट आपका 20 करोड़ 20 करोड़ ही प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उस केस में भी आपका मैक्सिमम अमाउंट
20 करोड़ ही रहेगा प्री डिपॉजिट, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये फोर्थ नंबर जो अपना रिकमेंडेशन है, जिसमें कि 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने इस पे अपना व्यू रखा था, उसी में बोल दिया है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, उस पर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो नहीं लगेगा। तो नॉट लिविंग जीएसटी ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इस पे नहीं लगेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात है, आप देख लीजिएगा, जो भी अल्कोहल इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन इन टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, टीसीएस डिडक्ट कर लेता है। तो पहले ये रेट 1% था, अब इसे गवर्नमेंट 0.5% कर दिया है। अगर मान लीजिए सी जी एस टी एस जी एस टी उस पर चार्ज होगा तो 0.25% लगेगा, और अगर आई जी एस टी होगा तो 0.5% चार्ज होगा। ये रेट में डिडक्शन हुआ है, मेजर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिसका ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचता था उसका बहुत सारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता था, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को रुकने के लिए क्या किया है कि इस पे टीसीएस का जो रेट है उसे रिड्यूस कर दिया। इससे क्या कर पाएगा गवर्नमेंट, ट्रांजेक्शन को तो वो क्या बोलते हैं, मॉनिटर कर पाएगा कि कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है ट्रांजेक्शन का, लेकिन उस पर जो वर्किंग कैपिटल बिजनेसमैन का जो हैम्पर होता था उससे बिजनेसमैन को रिलीफ मिलेगा। सिक्स नंबर पॉइंट में आते हैं, जैसे कि सिक्स नंबर पॉइंट में क्या है कि आप लोग सभी को जहाँ पता है कि जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है उसका कुछ दिन पहले उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो अभी भी सभी स्टेट में हो नहीं पाया है। तो गवर्नमेंट क्या किया है कि जिस जिस स्टेट में मान लीजिए ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया है, तो उसका जो नोटिफिकेशन डेट है, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन होने का या हो गया है जहाँ पर, तो उस दिन से 3 मंथ के अंदर आपको अपील फाइल करना है। जहाँ पर मान लीजिए अभी तक ट्रिब्यूनल बना ही नहीं है, वहाँ पे तो ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया है वहाँ पर हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। उसका ऑर्डर ऑलरेडी मान लीजिए 1-2 साल पहले आ चुका था, लेकिन क्योंकि ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं होता तो उसका टाइम लिमिट 3 मंथ का रहता है, वो अभी अप्लीकेबल नहीं था। लेकिन मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र अगर ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया है और मान लीजिए एक ऑर्डर आया हुआ था मेरे पास लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में आया हुआ था, लेकिन उसका टाइम लिमिट कब से काउंटिंग 3 मंथ का जो फाइलिंग का डेट रहा था कब से होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन डेट आया फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल इन महाराष्ट्र, तो उस दिन से ये अप्लीकेबल होगा। अब सेवेंथ नंबर पॉइंट में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक का बहुत सारे लिटिगेशन को हटाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 21-22 में गवर्नमेंट ने एक्ट में चेंज लाया था थ्रू जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पहले रिकमेंड हुआ, फिर इसको चेंज लाया था सेक्शन 17(4) में कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टिल 30 सितंबर 30 नवंबर 2022 तक। ये चेंजेस लाया था गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जब ये चेंज लाया था तो इसके पहले क्या था, वो 30 सितंबर था। 30 सितंबर रिटर्न फाइलिंग करना था, रिटर्न उस सितंबर मंथ का रिटर्न फाइलिंग करना था। लेकिन जब नवंबर लाया तब उसमें बोल दिया कि आप इस दिन तक ही आप फाइल करके जो क्रेडिट लो पाएगा वो मैक्सिमम लास्ट फाइनेंशियल का ले सकते हो। गवर्नमेंट ने यहाँ पर चेंजेस लाया, बोला कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 सभी के लिए डीम डेट ऑफ सेक्शन 16(4) का जो डीम डेट रहेगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर रहेगा। इससे क्या होगा, बहुत सारा लिटिगेशन घट जाएगा। तो अब सेक्शन 16(4) के हिसाब से हम लोग कब क्रेडिट ले सकते हैं, कोई फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट नवंबर तक ले सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल को नवंबर तक ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले इसमें थोड़ा सा लिटिगेशन था, अभी गवर्नमेंट इसको हटा दिया है। तो इसी को गवर्नमेंट पार्ट ए पार्ट बी में लाया है। अभी जैसे कि एक और 8 नंबर चेंज है जो कि एनुअली जिसका जीएसटीआर 4 फाइलिंग होता है, उस एनुअली इसका ड्यू डेट था 30 अप्रैल था, उसको ये 30 जून कर दिए हैं ड्यू डेट, जो कि एनुअली एक ही बार रिटर्न फाइल किया जाता है। जो ये होते हैं ना कंपोजिट डीलर के जो रिटर्न फाइलिंग किया जाता है जिसके लिए जीएसटीआर 4 अप्लीकेबल होता है, तो उस पर ये
अप्लीकेबल है। उसके बाद आते हैं 9th नंबर पॉइंट में क्या, रूल 88 बी और सेक्शन 50 के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपका रिटर्न फाइलिंग जीएसटी 3 फाइल करने में आप डिले किए हैं, बट मान लीजिए कि ऐसा हो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में सफिशियंट बैलेंस है जिससे कि आप आउटपुट लाइबिलिटी को खपा सकते हैं, तब आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेक्शन 50 के तहत आपको इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस नहीं है, आपको कैश पेमेंट करके उसको जीएसटी 3 फाइल करना था। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है और आप जीएसटी 3 भी फाइल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, या हो सकता है कि आपका डाटा तैयार नहीं हुआ है, तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है, ये बहुत दिन से चल भी रहा है, इस पे गवर्नमेंट बहुत सारा नोटिफिकेशन भी लाया है, प्रेस रिलीज लाया है और अभी भी ये चल रहा है। लेकिन रूल 88 बी और सेक्शन 50 के अगर कंबाइंडली आप पढ़ेंगे और गवर्नमेंट इसमें रिकमेंडेशन लाएगी, अब इस पे क्लियर कट वो बोल रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप पे इंटरेस्ट नहीं। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाया है, सेक्शन 11A, जिसके तहत क्या होगा कि अभी मान लीजिए बहुत सारा ट्रेड प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि उस पर जीएसटी लगना चाहिए था 5%, कोई 12% लगा दे रहा है, या वैसी वर्षा हो रहा है 18% लगना चाहिए था, आप 12% लगा दे रहे हैं। तो आप क्यों, मान लीजिए मैं परचेजर हूँ, सिंस मैं परचेजर हूँ तो मैं जितना टैक्स उसको दिया उतना का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता हूँ। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगा, सेक्शन 11A का इंसर्ट होने के बाद क्या करेगा, अब उसको गवर्नमेंट वैल्यूएशन में डालेगा कि इस प्रोडक्ट पे इतना ही टैक्स लगना चाहिए था या इससे एक्सेस या कम लगना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ये बहुत केयरफुली माइन्यूटली इसे अब देखेगा। तो जो भी टैक्स पेयर पहले एचएसएन के हिसाब से आप सही सही टैक्स रेट का अप्लीकेशन नहीं करते थे, प्लीज़ वो कर लीजिए और जो भी शॉर्ट पेमेंट हुआ है उसे पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगा, एचएसएन कोड को पकड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं, मान लीजिए एक एचएसएन कोड पे है कि आप क्रेडिट जीएसटी का रेट जो है वो 5% है, बट आप ले रहे हैं 18%, तो 13% गवर्नमेंट आपको डिसअलाउ कर देगा, बोला कि नहीं आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, 5% क्रेडिट मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11A जो इंसर्ट किया है गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है आपका रिफंड से रिलेटेड है। मान लीजिए कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और पहले 100 रुपये का माल था, उस पर 18 रुपये जीएसटी दे के हम लोग एक्सपोर्ट किए, लेकिन जब हम लोग का पेमेंट आने का बात था तब वो या अपग्रेडेशन हो गया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो मान लीजिए 150 रुपये का हो गया। तब 150 रुपये पे हमारा जो जीएसटी अमाउंट है वो 24 रुपये हो जाएगा। तो पहले तो हम 18 रुपये क्लेम किए थे, जो 6 रुपये एक्स्ट्रा है उससे भी हमें रिफंड मिल जाएगा। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आईजीएसटी रिफंड एडिशनल, refund of additional IGST refund on account of upward revision in price of the goods in subsequent to export। मतलब आप एक्सपोर्ट करने के बाद अगर उसका अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हुआ है तो आपको रिफंड का लॉस नहीं होगा, रिफंड आपको मिल जाएगा। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट 12th नंबर पॉइंट में, मान लीजिए अगर कुछ भी आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी से, तो उसका वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वही वैल्यूएशन का जो रूल है, रूल 28A में, उसी के बारे में जीएसटी काउंसिल ने इसको रिकमेंड किया है कि आप इसे वैल्यूएशन के हिसाब से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डॉट्स एंड मोल्स यूज इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन लाया है कि आपका ये जो भी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। उसी तरह से ये प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया है, जो कि बैंक में होते हैं, फॉरेन बैंक या चाहे जो भी है उससे रिलेटेड है। तो ये भी देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ बैंकों के लिए तो ये है। उसे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेक्शन, इतना इस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। जैसे कि कॉर्पोरेट गारंटी का जो वैल्यूएशन होता है वो 1% और या मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी रहता है, जितना आप कॉर्पोरेट गारंटी दिए उसका 1% लेना पड़ता है। तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। इट इज़ गुड कि इस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया है। सेक्शन 16(4)
जो टाइम लिमिट जो अनरजिस्टर्ड पार्टी जो इनवॉइस इशू करता है उस पर भी सेक्शन 16(4) के हिसाब से जो आपका रहेगा वो अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग इशू प्रोवाइडेड ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर रिड्यूसिंग द लिटिगेशन। लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा छोटा छोटा चेंजेस लाए हैं। वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी है, जैसे कि प्लेस वैल्यू था मोटर का, ये सब छोटा छोटा जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट लाए ताकि इससे लिटिगेशन रिड्यूस हो। आप इसे अपने एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका ये 18 नंबर पॉइंट आते हैं जिसमें आईएसडी से रिलेटेड है, तो आईएसडी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट में GST-R-1 GST-3B से रिलेटेड है, 9 और 9C से रिलेटेड है। एक्सटेंड में भी एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स पर एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 2 करोड़ से कम है। ये छोटा छोटा चेंजेज है, आप मेजर चेंजेस तो नहीं है। वो आप एक बार अपने लोग अपने लेवल पे देख के इसे कर दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। मैं ये अटैच के भी कर दूंगा, आप लोग ये GST काउंसिल मीटिंग का जो है वो एक बार पढ़ लीजिए। और रेट में जो चेंजेस है ये मैं ऊपर में दिखा दिया हूँ, तो आप लोग रेट भी एक बार अपने लेवल पे एक बार पढ़ लीजिए। रेट तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि जिस जिस GST रेट में चेंजेस आ रहा है वो देखना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस तरह के छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहूँगा।